नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में नई जलापूर्ति परियोजनाओं से 1000 से अधिक गांवों में सिंचाई की जा सकेगी। गुजरात में मोरवी पुल ढहने की घटना के सिलसिले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। देश ने आधुनिक भारत के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई। और क्रिकेट में 2020 विश्व कप में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 12 में आयरलैंड को 42 रन से हराया। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद पिछले 20 वर्षों में उत्तर गुजरात के सूखा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। बनासकांठा के थराड में 8000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में शुरू होने वाली जन संरक्षण परियोजनाओं से उत्तरी गुजरात के 6 जिलों के 1000 गांवों में सिंचाई की जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से सरकार ने बारिश के पानी को समुद्र में बहने से रोकने, बांधों के निर्माण को सुनिश्चित करने तथा उत्तर गुजरात क्षेत्र में सुजलाम सुफलाम योजना के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार किसानों को सस्ते दर पर खाद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को शीत भंडारण नेटवर्क, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा जिले को 4 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में पानी की अधिक बचत करने वाली यानी ड्रिप सिंचाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए बधाई दी। इस अवसर पर राज्य के जल संसाधन मंत्री ऋषिकेश पटेल मौजूद थे। आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें कसारा से दंतेवाड़ा नर्मदा नहर पाइपलाइन शामिल है, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस परियोजना से क्षेत्र के स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचेगा। बाद में प्रधानमंत्री अहमदाबाद के असरवा में 2900 करोड़ रुपए की 2 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों के लिए रेल संपर्क की कई संभावनाएं खुलेंगी। अब असारवा से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मीटर गेज लाइन ब्रॉडगेज में बदल गई है। लुणीदार जेतलसर के बीच जो गेज परिवर्तन का काम हुआ है वो भी इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को आसान करेगा। यहां से निकली ट्रेनें देश के किसी भी हिस्से में जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने इससे पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें, एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्य पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। मोरबी पुल दुर्घटना के कारण इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने आरंभ कार्यक्रम का चौथा चरण पूरा करने वाले 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी संबोधित किया। गुजरात के मोरबी में झूलते हुए पुल के ढह जाने की घटना के सिलसिले में आज 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार यादव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में ओरेवा के 2 प्रबंधक, पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी, टिकट बांटने वाले, पुल की मरम्मत करने वाले ठेकेदार और अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल दुर्घटना की जांच कर रहा है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने पुल गिरने के बाद नदी में डूबने वाले लोगों को बचाया है। 200 से अधिक लोगों को बचाया है। मोरबी के जिलाधीश जीटी पंड्या ने बताया कि पुल गिरने के बाद लापता हुए 2 लोगों का पता लगाने के लिए माछू नदी में बचाव अभियान अब भी जारी है। श्री पंड्या ने बताया कि 70 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 17 घायल लोगों का राजकोट और मोरबी के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। माछू नदी पर कल शाम झूलता हुआ पुल ढहने से महिलाओं और बच्चों समेत करीब 132 लोग मारे गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज भारतीय सेना ने कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाश अभियान जारी था। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे बासपुर बंगला क्षेत्र में ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस सिलसिले में रविवार को 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि बृहस्पतिवार और शनिवार की मध्यरात्रि में सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद गिराए गए थे। पुलिस ने सुराग मिलने पर सीसीटीवी के जरिए इस सामग्री के गिराए जाने और वाहनों का आवागमन देखा। पुलिस का कहना है कि ये लोग प्रतिबंधित आतंकी गुट के लिए काम कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने वाले 6 गुटों के 318 उग्रवादियों को आज गुवाहाटी में 1.5 लाख रुपए के चेक सौंपे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उल्फा से भी अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य सरकार की शांति पहल में शामिल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के 24 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाया जा चुका है और जल्द ही शेष स्थानों में भी इसे हटा लिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुमराह युवकों को सही मार्ग दिखा रही है और उम्मीद है कि वे मजबूत असम बनाने की दिशा में पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ सहयोग करेंगे। इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से 4 विशेष अभियानों को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। इन पदकों की शुरुआत 2018 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की योजना बनाने और समाज के बड़े वर्गों की सुरक्षा के प्रभाव के महत्व के लिए किए गए कार्यों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। ये पदक आतंकवाद का सामना करने, सीमा पर कार्रवाई, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा बचाव कार्यों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। हर वर्ष 31 अक्टूबर को इन पदकों की घोषणा की जाती है। आमतौर पर एक वर्ष में पदक के लिए 3 विशेष अभियानों पर विचार किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए 5 विशेष अभियानों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार। इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक कल वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। इसमें भारत सरकार का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इस वार्षिक बैठक में संगठन के देशों के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाता है और बाद में वार्षिक बजट को मंजूरी दी जाती है। बैठक में संगठन के सदस्य देश, प्रेक्षक देश, संगठन के महासचिव, संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी व्यवस्था के कार्यकारी अध्यक्ष तुर्कमेनिस्तान और अन्य आमंत्रित अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन की विभिन्न गतिविधियों और संबंधित क्षेत्र के द्विपक्षीय वार्ता प्रणाली में हमेशा सक्रिय रहा है। इसके अतिरिक्त शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के अंदर बहुउद्देशीय सहयोग में भी शामिल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र के पुणे में कल भारत में बागवानी मूल्य श्रृंखला का विस्तार, संभावना और अवसर विषय पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि होंगे। श्री तोमर किसान उत्पाद संगठनों, कृषि स्टार्टअप्स, उद्यमियों और बैंकरों को बागवानी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। वे बागवानी फसलों की खेती में ऑर्गेनिक पैकेजिंग शीर्षक पुस्तक का विमोचन करेंगे, जिसमें बागवानी क्षेत्र से जुड़ी सफलता की कहानियां संकलित की गई हैं। सरदार पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में देश भर में आज रन फॉर यूनिटी के रूप में मनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 8,000 लोगों ने हिस्सा लिया। श्री अमित शाह ने कहा कि हम सरदार पटेल को भारत के भविष्य में योगदान के लिए याद करते हैं। यह जो दौड़ जहां से शुरू हो रही है, देश में हजारों जगह पे इसी प्रकार की दौड़, संकल्प लेने की दौड़, सरदार के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की दौड़ होने वाली। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज सरदार साहब की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एकता दौड़ को रवाना किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के साथ रजिस्ट्रार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों, वरिष्ठ अधिकारियों और छात्रों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि भारत को एकजुट करने का प्रयास सरदार पटेल ने कर दिखाया। 550 से ज्यादा रियासतें, हर राजा अपनी अपनी रियासत चलाएगा, भारत एकजुट कैसे हो पाएगा? आज एक परिवार के 5 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, तो 550 से ज्यादा रियासतों को बहुत कम समय में एक सूत्र में पिरो देना और आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वाणिज्य भवन परिसर से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। श्री गोयल ने इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिक्किम में राष्ट्रीय एकता दिवस सशस्त्र पुलिस ग्राउंड पांगथांग में मनाया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया तथा गार्ड ऑफ ऑनर लिया। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। मिजोरम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट लोमाविया रॉयटे ने आइजोल में यूनिटी रन को रवाना किया। स्कूली बच्चों के अलावा बीएसएफ, मिजोरम पुलिस, असम राइफल्स, एनएसएस के स्वयंसेवकों ने भी इसमें भाग लिया। आइजोल के अलावा अन्य जिलों में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई तथा खेल और युवा मामलों के विभाग ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में नई जलापूर्ति परियोजनाओं से 1000 से अधिक गांवों में सिंचाई की जा सकेगी। गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना के सिलसिले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की।
देश ने आधुनिक भारत के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई और क्रिकेट में T20 विश्व कप में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 12 में आयरलैंड को 42 रन से हराया। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने अंग्रेजी और हिंदी के बुलेटिनों का प्रसारण कोविड महामारी से पहले के समय और अवधि के अनुसार करेगा। कल से हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख बुलेटिन 15-15 मिनट की अवधि के होंगे। समाचार प्रभात अब सवेरे 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 से प्रसारित किया जाएगा। अंग्रेजी में मिड डे न्यूज बुलेटिन दोपहर 2 बजे और हिंदी में दोपहर समाचार 2:15 से सुना जा सकता है। हिंदी में समाचार संध्या शाम 8:45 से और इवनिंग न्यूज शाम 9 बजे से प्रसारित की जाएगी। हर घंटे प्रसारित किए जाने वाले बुलेटिनों की अवधि 10 मिनट के बजाय अब 5 मिनट की होगी। ये सभी बुलेटिन FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुने जा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। आज की ताजा 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF में कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक ASI की भर्ती के संबंध में RPF या रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के 9,500 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में एक फर्जी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने दोहराया है कि ये खबर फर्जी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज विजयपुरा नगर निगम, कोलेगल नगर पालिका और सावनूर नगर पंचायत के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। विजयपुरा नगर निगम की कुल 35 सीटों में से भाजपा ने 17, कोलेगल टाउन नगर पालिका में 7 सीटों में से 6 और सावनूर टाउन पंचायत की 1 सीट पर जीत हासिल की है। श्री बोम्मई ने विजयपुरा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल, कोलेगल विधायक N महेश और शिगांव विधानसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। श्री बोम्मई ने कहा कि अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में भाजपा की जीत का सूचक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की तबियत बिगड़ने के बाद आज उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री पवार को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसके बाद पवार 4 या 5 नवंबर को शिरडी में होने वाले एनसीपी के शिविरों में भाग लेंगे। इसके अलावा 8 नवंबर को वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार पुलिस की आयोजित भर्ती अभियान में चयनित 218 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने लेह में कार्यक्रम में 103 पंचायत राज लेखा कर्मचारियों और अनुकंपा के आधार पर लद्दाख पुलिस में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अगले 1 साल में लद्दाख में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से अगले महीने की 6 तारीख तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस वर्ष का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आयोग 3 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने देश में खाद्य तेलों की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारा सरसों का तेल का जो खपत है, जो उपलब्धि है, उसमें बड़ा गैप है। हम 25 मिलियन टन के आसपास हमें आवश्यकता है और 9-10 मिलियन टन उगा पा रहे हैं और करीब 13 से 15 मिलियन टन हम आयात करते हैं। तो 1 लाख करोड़ से सालाना खर्च करना ये बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी का ये ड्रेन है इकोनॉमी के ऊपर, और इसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस में अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो इसमें इसीलिए हमारे खाने का तेल का उत्पादन हम बढ़ाना, और उसको बढ़ाने के लिए कई तरीका है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक तरीका है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि महामारी के बाद खाद्य तेलों के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 2 करोड़ 50 लाख टन खाद्य तेल की मांग है, जबकि उत्पादन 1 करोड़ टन ही हो रहा है। इजरायल में बुधवार को 5वां आम चुनाव कराया जा रहा है। 4 वर्ष से कम समय में ये चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू फिर प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में हैं। यहूदी कट्टरपंथी नेता इतामर बिन जबीर को लोग अधिक समर्थन दे रहे हैं। वर्ष 2009 के बाद से पहली बार बेन्यामिन नेतन्याहू चुनाव में भाग ले रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चल रहा है। हालांकि वे इस आरोप को नकारते रहे हैं। इजरायल के पिछले 4 चुनावों में किसी को पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। निवर्तमान मध्यवर्गीय प्रधानमंत्री आयर लेपिड ने गठबंधन सरकार में दलबदल को देखते हुए समय से पहले चुनाव की घोषणा की है। इस दौरान वे अपने पद पर बने रहेंगे। ईरान में कल देश भर के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं। खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। सड़कों पर विरोध बंद करने की सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियों के बावजूद कल समूचे ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए। इस विरोध आंदोलन में विद्यार्थी विशेष रूप से सक्रिय हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि अभी तक 14,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 253 विद्यार्थी हैं। संयुक्त राष्ट्र तुर्की और यूक्रेन काला सागर खाद्यान्न समझौता लागू करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि रूस इस समझौते से अलग हो गया है और उसने अनिश्चित काल के लिए अपनी भूमिका रोक दी। रूस ने कहा है कि अपने काला सागर बेड़े पर हमले के बाद संधि के अंतर्गत यात्रा करने वाले जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। तेलंगाना में मुनुगोडे विधानसभा सीट पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकरण पूरी तरह से तैयार है। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने बताया कि मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 298 मतदान केंद्रों पर 2,41,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। श्री विकास राज ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय बल की 15 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज संपन्न हो गया। लोक आस्था का ये पर्व आज सवेरे उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ पूरा हो गया। अमेरिका में भी छठ महापर्व आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। आज चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के इस महापर्व का समापन हो गया। इस पवित्र त्योहार का उत्साह अमेरिका के विभिन्न शहरों में दिखा। अमेरिका में भारतीय महिलाएं नदियों और झीलों में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हुई। कैलिफोर्निया, एरिजोना, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना और वाशिंगटन डीसी सहित पूरे अमेरिका के कई राज्यों में छठ पर्व पर उत्साह देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक कल थोक कारोबार के लिए डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करेगा। डिजिटल रुपए का उपयोग सेकेंडरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि ई रुपए के इस्तेमाल से अंतर बैंक बाजार में लेन देन अधिक किफायती हो जाएगा।
इस प्रायोगिक परियोजना में भागीदारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक और HSBC बैंक को चुना गया है। और अब आर्थिक जगत की कुछ और खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 60,747 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18,012 पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा मूल्य 50,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी 57,400 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की वायदा कीमतें $94.45 प्रति बैरल के आसपास रहीं। ब्रिस्बेन में आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप 1 के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में 137 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने 63 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1 में दूसरे और आयरलैंड चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 2020 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की 2020 और एक दिवसीय मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की कमान शिखर धवन के हाथों में रहेगी। टीम में श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर और उमरान मलिक भी टीम का हिस्सा रहेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को श्रृंखला में आराम दिया गया है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच तीन मैचों की T20 और फिर एक दिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आपातकालीन बिस्तरों की उपलब्धता और इलाज के लिए इंतजार कर रहे रोगियों की संख्या के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड की शुरुआत की है। एम्स मेन हॉस्पिटल कैजुअलिटी डैशबोर्ड नाम से इस नई पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास ने केंद्र और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक में अस्पतालों में आपातकालीन बेड और सामान्य बेड की उपलब्धता के बारे में अनिवार्य एकीकृत डैशबोर्ड और समुचित रेफरल व्यवस्था पर जोर दिया। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि बैठक में आपातकालीन सेवा नेटवर्क बनाने और क्रॉस रेफरल व्यवस्था विकसित करने पर बातचीत हुई। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय धुंध छाई रह सकती है। तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश का अनुमान है। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश होगी। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रहेगी और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आइजोल, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, ईटानगर और शिलंग में धुंध छाई रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में नई जलापूर्ति परियोजनाओं से 1000 से अधिक गांवों में सिंचाई की जा सकेगी। गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना के सिलसिले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। देश ने आधुनिक भारत के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई। और क्रिकेट में T20 विश्व कप में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 12 में आयरलैंड को 42 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।